नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर, हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर। जी तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं है। कई तरह की शक्तियां हैं, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और भी बहुत कुछ। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनके जो मुख्य पहलू है उनको समझें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कार्यकारी शक्तियों से। कहा जाता है भी संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, मतलब सारे काम उनके नाम पर होते हैं। हाँ, देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नियुक्तियां। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, हाँ। फिर उनकी सलाह पर बाकी मंत्रियों की, अटॉर्नी जनरल जो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, और सीएजी जो सरकारी खर्चों पर नजर रखते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ जी। और राज्यों के राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है देश चलाने के लिए। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव आयोग है, यूपीएससी है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ये सब भी। बिल्कुल। ज्यादातर नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती हैं, लेकिन अधिकार राष्ट्रपति का है। बिल्कुल। अब आते हैं विधायी शक्तियों पर, मतलब कानून बनाने से जुड़ी शक्तियां। हाँ। संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना यानी सत्र खत्म करना, और यहाँ तक कि लोकसभा को भंग करना, ये सब राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये तो काफी अहम है संसदीय प्रक्रिया के लिए। जी, और वो संसद को संबोधित भी करते हैं अनुच्छेद 87 के तहत। और अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत। हाँ। और वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत भी तो करते हैं। हाँ, बिल्कुल। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से। अच्छा, एक चीज जो हमेशा चर्चा में रहती है वो है वीटो शक्ति, मतलब विधेयकों पर सहमति देना या रोकना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अनुच्छेद 111, इसमें कई तरह के वीटो हैं, जैसे आत्यंतिक वीटो, मतलब अपनी राय सुरक्षित रख लेना, और निलंबनकारी वीटो भी है। जी, सस्पेंसिव वीटो, इसमें वो विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर संसद को वापस भेज सकते हैं कि भाई एक बार और देख लो। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास कर दे तब उन्हें सहमति देनी ही पड़ती है। अच्छा। और एक पॉकेट वीटो भी है। हाँ, पॉकेट वीटो। इसका मतलब है बिल पर कोई निर्णय ही न देना अनिश्चित काल के लिए। जैसे याद होगा 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया था। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। अच्छा, एक और अहम शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस। जी, अनुच्छेद 123। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इसका प्रभाव बिल्कुल कानून जैसा होता है। लेकिन एक शर्त है। हाँ। कि जब संसद की बैठक दोबारा हो तो 6 हफ्ते के अंदर उसे पास करवाना पड़ता है। सही कहा, वरना वो खत्म हो जाता है। ये एक तरह की अस्थायी व्यवस्था है। ठीक है, अब जरा वित्तीय शक्तियों पर आते हैं। देखिए, वित्तीय मामलों में भी राष्ट्रपति की भूमिका अहम है। कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल उनकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश ही नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 110, ये जरूरी है। हाँ, और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति ही संसद के समक्ष रखवाते हैं। और अगर देश पर कोई अचानक आपदा आ जाए तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालने की मंजूरी भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 267 के तहत। और हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन भी हर 5 साल पर राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 280। सही। अब न्यायिक शक्तियों की बात करें, इसमें सबसे प्रमुख शायद क्षमादान की शक्ति है। हाँ, अनुच्छेद 72, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, या सजा के अमल पर रोक लगा सकते हैं। मृत्युदंड के मामलों में भी। जी हाँ, मृत्युदंड के मामलों में भी। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी करते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत, हालांकि वो सलाह मानने को बाध्य नहीं है। बिल्कुल, वो किसी भी कानून या तथ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सलाह मांग सकते हैं। चलिए अब बाकी शक्तियों को भी संक्षेप में देख लेते हैं। सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। युद्ध या शांति की घोषणा भी वही करते हैं, हालांकि ये सब कैबिनेट की सलाह पर होता है। और राजनयिक शक्तियां विदेश नीति से जुड़ी। हाँ, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं।
राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजना और दूसरे देशों के राजदूतों को स्वीकार करना, ये सब काम भी उन्हीं के हैं। और आखिर में आपातकालीन शक्तियां, ये तो बहुत गंभीर विषय है। जी, बहुत। संविधान 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इनकी घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। हालांकि इनका प्रयोग बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता है। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज साफ करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक या कहें कि रबर स्टैंप वाला पद नहीं है। सही कहा। संविधान ने उन्हें कई क्षेत्रों में वास्तविक और महत्वपूर्ण शक्तियां दी हैं, जो देश के शासन और संवैधानिक संतुलन के लिए काफी अहम है। बिल्कुल।